Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 10th of July 2026. तो गाइस आज है तारीख 10 जुलाई 2026 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रोज़ाना सुबह 5:30 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाता है। मेक श्योर करें अपने रूटीन के अंदर में इस सेशन को ज़रूर से ऐड कर लें ताकि करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बहुत क्रिस्प तरीके से एक्यूरेट तरीके से आप तक पहुंच सके। पढ़ाने को 20, 25, 50, 60 चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं रोज़ाना के बेसिस पे, लेकिन पढ़ो इतना जितना सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। बेफालतू में सेशन को लंबा करने से, बेफालतू में अननेसेसरी चीज़ें कवर करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसके लिए काम की इन्फॉर्मेशन इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से उठाकर इस वाले सेशन में हम लोग कवर करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में बहुत कुछ है कवर करने के लिए, लेकिन उस आगे बढ़ने से पहले ये जो पीडीएफ शानदार सा आप अपने सामने देख पा रहे हैं, जिसमें न्यूज़ आर्टिकल्स, उसके इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया जाता है। फिर भविष्य में एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करने के लिए छोटे छोटे पैराग्राफ्स, रिविजन पॉइंटर और वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन का पूरा टेस्ट। ये सब कुछ एक ही लेक्चर के अंदर में मिल जाता है, एक ही पीडीएफ में मिल जाता है। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। पहला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे वनडे एग्जामिनेशन के लिए, सीधा क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जहाँ पे पहले ये प्रश्न बन चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग दुनिया भर के अलग अलग देशों से 34 अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है अभी तक, शुरुआत से। हर साल आप देख पाओगे जब किसी कंट्री को विज़िट करते हैं तो वो जो कंट्रीज़ हैं कई बार अपने देश के उच्च स्तर के अवार्ड से भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रहे होते हैं। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है अपने आप में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऑनर को यहाँ पर या इसके ओहदे को दर्शाया जाता है इन अवार्ड्स के माध्यम से। तो अभी तक याद में रखिएगा दोस्तों, कितनी कंट्रीज़ हैं? 34 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को इस अवार्ड से सम्मानित किया है। 34 कंट्रीज़ में ये सारी लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट है। स्लोवाकिया, नॉर्वे, स्वीडन, ओमान, इजराइल का अवार्ड भी है। इजराइल का अवार्ड जिसको स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल कहते हैं। इवन इजराइल के साथ साथ आप देख पाओगे पैलेस्तीन का भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पैलेस्तीन का भी अवार्ड आपको देखने को मिल जाएगा जो प्राइम मिनिस्टर को दिया जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस करने के पीछे का रीज़न है इसमें एक लेटेस्ट अवार्ड ऐड कर लेना। ठीक है, और अभी तो प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया की विज़िट पर हैं, फिर उसके बाद में वो जाएंगे न्यूजीलैंड की विज़िट पर, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कुछ और अवार्ड्स भी इसमें ऐड हो सकते हैं। बट अभी के लिए इंडोनेशिया का नया अवार्ड ऐड कर लो। इंडोनेशिया ने भी अपने देश के एक सबसे उच्च स्तर के अवार्ड से भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। और इंडोनेशिया का जो ये अवार्ड है, इसको हम लोग बिंतांग आदिपुरन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, बिंतांग आदिपुरना। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया की साइड से दिया जाता है स्पेशली यहाँ पर उस व्यक्ति को जिसने इंडोनेशिया के साथ में एक यूनिटी के माध्यम से या अपने एक दूसरे के साथ में रिलेशंस को बहुत पीसफुल तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। तो उस लीडर को यहाँ पर इंडोनेशिया अपने इस अवार्ड से सम्मानित करता है। ये अवार्ड दिखने में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जैसे आप देख पाओगे इसमें एक बैच भी है, फिर उसके बाद में ये बैचेस वगैरह भी इसमें पहनाया जाता है, जैसे इस फोटो के अंदर में आपको नज़र आ रहा होगा। तो आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। न्यूज़ क्या चल रही है वो आपको समझ में आया। तो न्यूज़ ये भी मैंने मेंशन कर दिया। देखो, पीआईबी में इसके बारे में चर्चा हुई है, ऑल इंडिया रेडियो में हुई है, उसके अलावा डीडी न्यूज़ में हुई है। ये वो सेक्शंस हैं जो आपके सरकारी न्यूज़ आउटलेट्स हैं, और यहाँ से इस बार तो यूपीएससी ने भाई भर दिया था क्वेश्चन पेपर, इतने क्वेश्चन पूछे थे। तो भारत के प्रधानमंत्री को हाल ही में इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ध्यान में रखिएगा ये सिविलियन ऑनर है, एक होता है मिलिट्री ऑनर जो बेसिकली मिलिट्री पर्सनल को दिया जाता है, ये सिविलियन ऑनर है। तो इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है बिंतांग आदिपुरना, फर्स्ट क्लास ऑफ द स्टार ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है इस अवार्ड को। तो ये अवार्ड से सम्मानित किया है प्राइम मिनिस्टर को। रीज़न क्या है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इंडोनेशिया के साथ में जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको बेहतर तरीके से मेंटेन करके रखा है लंबे समय से। तो ये जो अवार्ड है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की कैटेगरी में आता है, ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद ये किसको दिया जाता है? ये स्पेशली उस इंडिविजुअल को दिया जाता है जिसने एक एक्सेप्शनल सर्विस दिखाई है, इंडोनेशिया के साथ में मिलकर एक यूनिटी, कंटिन्यूटी और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने के ऊपर में काम किया है। तो इन कंट्रीज़ के जो फॉरेन लीडर्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर, मतलब देखो, कोई भी देश का फॉरेन लीडर है, कोई भी दूसरे देश का ऑफिशियल है, उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। बस खाली किस दम पे कि भाई उस व्यक्ति का कितना योगदान है, कंट्रीब्यूशन है इंडोनेशिया के साथ में बायलैटरल रिलेशन को बढ़ाने के अंदर में।
इंडोनेशिया के साथ में फ्रेंडशिप को बढ़ाने के ऊपर में। तो उसी आधार पे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब ये जो अवार्ड है या ये जो मेडल है, इसके कुछ फीचर्स आपके सामने प्रेजेंट है। ज़रा इस फीचर्स के ऊपर में 2-4 नज़रें मार लेते हैं। ये मेडल एक शाइनिंग सा गोल्डन स्टार आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देखोगे इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो पहना रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को। इस मेडल में कुछ रेज वगैरह, कुछ किरणें दिखाई गई हैं जो बेसिकली एक ऑनर को दिखाती हैं। बाकी सेंटर में एक मेडल प्रेजेंट है और उस मेडल के ऊपर में क्या बना हुआ है, इंडोनेशिया का नेशनल एम्बलम, ठीक है, जिसको बोला जाता है गरुड़ पेंकेसिला। तो ये बना हुआ है दोस्तों इनके इस अवार्ड के ऊपर में, जो इंडोनेशिया की सॉवरेनिटी को दिखाता है, इंडोनेशिया के सिद्धांत को दिखाता है। ये जो मेडल है इस तरीके से यहाँ पर ये दिया जाता है, याद रखिएगा। तो कुछ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। देखो कुछ मेडल्स ऐसे हैं जिसमें सीधा सीधा नाम होता है, उस कंट्री का नाम शामिल होता है, तो उसको याद रखना बहुत आसान होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर घना का ये अवार्ड देखने को मिलेगा, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घना, ये लास्ट ईयर ही दिया गया था, है ना। तो इसको याद रखना आसान है। लेकिन इस तरीके का अवार्ड इंडोनेशिया का यहाँ पर यह अवार्ड है जिसका नाम क्या है, बिंतांग आदिपूर्णा। तो पूछ ले यहाँ पर यह अवार्ड कौन से देश से बिलोंग करता है, या इस प्रकार का ऑनर कौन सा देश देता है, तो इंडोनेशिया देता है। रिसेंटली किसको दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के साथ में आप इसको लिंक करेंगे। इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है दोस्तों, इजिप्शियन वल्चर के बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करिएगा वीडियो पे लाइक का बटन है, आप सभी लोग मिलकर प्रेस कर सकते हैं। एक छोटा सा टारगेट होता है 2000 लाइक्स का, जिसको आप लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो गिद्ध है, ये जो वल्चर है, इजिप्शियन वल्चर, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये न्यूज़ में बना हुआ है और वल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने वल्चर को लेकर पूछे हुए हैं। एक तो भाई आपका सिंपल से जो पेन किलर दिया जाता है वल्चर को, उसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और दूसरा यहाँ पर आईयूसीएन स्टेटस को लेकर क्वेश्चन बन चुका है। तो न्यूज़ क्या चल रही है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में ये ऑब्जर्व किया गया है कि भाई जो इजिप्ट में पाया जाने वाला वल्चर है, इजिप्शियन वल्चर, क्योंकि भारत में भी थोड़ी बहुत इजिप्शियन वल्चर की स्पीशी पाई जाती है, क्योंकि भारत में वल्चर की 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इजिप्शियन वल्चर भी आप देख पाओगे एक समय पर भारत के गाँवों में, मंदिरों में, ठीक है, टेम्पल टाउन्स जो होते हैं, ग्रेजिंग लैंड्स होता है, तो यहाँ सभी जगह पर बहुत आराम से दिखाई दिया करते थे। स्पेशली पूरे सदर्न इंडिया में ये इजिप्शियन वल्चर प्रेजेंट हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके इजिप्शियन वल्चर कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए अपने पूरे रेंज से। तो डिसअपियर होने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी चिंता दिखाई जा रही है, क्या हमें इन इजिप्शियन वल्चर को प्रोटेक्शन देनी है, इसका हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। स्पेशल तौर पे ये एक कंसर्न शो किया जा रहा है, जिस वजह से न्यूज़ में बना हुआ है। तो अब एग्जैक्टली हमारे सामने न्यूज़ क्या निकल कर आती है, मैंने आपको बताया कि भैया जो इजिप्शियन वल्चर है, ये वल्चर की जो स्पीशीज़ दुनिया भर में पाई जाती हैं, इसमें से 9 स्पीशीज़ तो भारत में ही पाई जाती हैं। तो वल्चर की सभी स्पीशीज़ में सबसे छोटे साइज़ की स्पीशी होती है इजिप्शियन वल्चर की। एग्ज़ाम के लिए लो बन गया एक रेलिवेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर में। इसका साइंटिफिक नेम है नियोफोरॉन पर्सोनैप्टेरस। पूछा जा सकता है कि बताओ यहाँ पर वल्चर के कुछ स्पीशीज़ के नाम दे दिए जाएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा जाएगा बताओ इनमें से जो स्मॉलेस्ट वल्चर की स्पीशी है वो कौन सी है, तो वो आपका इजिप्शियन वल्चर हो गया। ये वल्चर मेन तौर पे हमारा जो ओपन और ड्राई एरियाज़ हैं, सूखे रीजन्स है, वहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स के आसपास जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहीं पर ये लोग पनपते हैं, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट है तो बहुत सारा जो फूड वेस्ट वगैरह है वो भी जनरेट हो रहा है। तो इन वल्चर्स के लिए आराम से खाने पीने का जो जुगाड़ है वो हो जाया करता था, इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट के पास में ज़्यादातर रहा करते हैं। आज अगर आपको देखना हो इजिप्शियन वल्चर, तो सदर्न यूरोप में, उसके अलावा नदर्न और सेंट्रल अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट वाला रीजन हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया और अपना भारत हो गया, सभी जगह पर ये इजिप्शियन वल्चर पाए जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में इनकी स्पीशीज़ खतरे में है, कम होते चले जा रहे हैं। इस स्पीशी में खास बात यह होती है कि ये स्पीशी मोनोगैमस है। मोनोगैमस मतलब जीवन में इनका एक ही जीवन साथी होता है लंबे समय तक, समझ गए। ब्रीडिंग सीज़न के दौरान जब यहाँ पर इनका ब्रीडिंग सीज़न चल रहा होता है, बहुत सारे और भी छोटे छोटे जो वल्चर है वो जन्म ले रहे होते हैं, तो उसी दौरान जो इनका ये जोड़ा है, जो ये फीमेल और मेल वल्चर्स हैं, ये मिलकर माइग्रेट करते हैं साथ में, बड़े बड़े घोंसले बनाते हैं, उसमें लगातार घोंसलों को बड़ा करते रहते हैं अपने इस पूरे ब्रीडिंग पीरियड के दौरान। इनकी डाइट की बात करेंगे तो एक डाइवर्स डाइट है, क्योंकि देखो वल्चर को माना जाता है कि वल्चर हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। जैसे मान लो कोई एनिमल है जिसकी जान चली गई है, अब उस एनिमल की जो डेड बॉडी है वो एनवायरनमेंट में पड़ी रहेगी, सड़ती रहेगी, ख़राब होती रहेगी, और उसमें से बहुत सारी जो बीमारियां हैं, वायरस हैं, वो पनपेंगे। लेकिन अगर वो डेड बॉडी सड़ने से पहले ही, या अगर सड़ भी गई उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर कोई खा जाए, तो खा जाए कौन, मतलब खा जाए वल्चर। तो ये जो गिद्ध हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जानवरों की डेड बॉडीज़ को खा लेते हैं, ठीक है।
तो ये जानवरों की डेड बॉडीज़ को खा लेते हैं, चाहे वो यहाँ पर तुरंत मरा हुआ जानवर हो, इवन चाहे वो डेड बॉडी सड़ क्यों ना गई हो। मेनली अगर आप देखोगे तो ये जो वल्चर हैं, इनकी डाइट के अंदर में एनिमल कैरेकेसेस, कैरियन कैरेकेसेस होते हैं। कैरियन मतलब जो सड़े हुए, सड़ चुका है, एक जानवर की जान चली गई थी, उसकी डेड बॉडी अब सड़ गई है, तो वो उसको खाने का काम करते हैं यहाँ पर ये वल्चर। छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, स्मॉल रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, छोटे छोटे मैमल के जो छोटे कह सकते हैं मैमल का मल जो होता है स्पेशली, उन सब को यहाँ पर ये खा लेते हैं वल्चर्स, जिसकी वजह से जो बहुत सारी बीमारियाँ एनवायरमेंट में हो सकती थी वो सब एनवायरमेंट में बीमारियाँ नहीं फैलती हैं। तो हमको प्रोटेक्ट भी करता है, अलग अलग बीमारियों से बचाने का काम भी करता है। लेकिन आज यही स्पीशी नहीं बच पा रही है, क्यों? क्योंकि आज जहाँ पर ये रहते हैं वो हैबिटेट लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार हम पेड़ों की कटाइयाँ कर रहे हैं, जंगल खत्म होते चले जा रहे हैं, तो बहुत सारे जानवर के लिए सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम यही आती है कि भाई इनको खतरा क्या है, हैबिटेट लॉस। दूसरा, फूड की अवेलेबिलिटी कम हो चुकी है। तीसरा, यहाँ पर आप देखोगे हाल ही में भी एक वल्चर था, ठीक है, जिसकी जान चली गई थी क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के वायर के साथ में टकरा गया था। यहाँ पर भी वही केस है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में वल्चर्स का टकराव हो जाता है, पावर लाइंस के साथ में कॉलिशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। फिर आप देखोगे जो एग्रीकल्चरल केमिकल्स होते हैं, जो हम अपने खेती बाड़ी के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उसमें भी अलग अलग प्रकार से वो एक जहर का काम कर रहा होता है इन वल्चर्स के लिए। या अलग अलग प्रकार की दवाएं कई बार अपने जानवरों को दी जाती है, गाय भैंसों को दी जाती है। उसमें एक पेन किलर होता है, डिक्लोफेनेक नाम का पेन किलर, वो दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, तब भी अगर गाय भैंस की जान नहीं बची है वो डिक्लोफेनेक देने के बाद भी, तो उसकी डेड बॉडी को जब वल्चर खाता है तो वल्चर के पेट में डिक्लोफेनेक जाता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन बताया गया है कि जो डिक्लोफेनेक है ये वल्चर के किडनी को तुरंत ख़राब कर देता है। तो ये भी एक मेन रीज़न था कि हम लोगों ने बहुत सारी दवाइयों का या एनवायरनमेंट में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से भी जो वल्चर की पॉपुलेशन है इसके ऊपर में बड़ा प्रेशर पड़ा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम इजिप्शियन वल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जो वल्चर की सभी प्रजातियों में सबसे छोटे साइज़ की प्रजाति होती है, तो इसी आधार पर IUCN के रेड लिस्ट के अंदर भी इजिप्शियन वल्चर को एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। याद रखिएगा, क्योंकि प्रजाति खतरे में है, हम इसकी ही प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं और ये प्रजाति है खतरे में एग्जैक्टली। आई होप आपको यहाँ पर ये भी अच्छी तरीके से पता चल चुका है, समझ में आ चुका है, ठीक है। वल्चर की पॉपुलेशन कैसे कम हो रही है वो मैंने आपको बताया। भाई आप देखोगे इंडिया में कंडीशन जो है 53% इंडिया की जो वल्चर पॉपुलेशन है 2003 से अभी तक कम हो चुकी है। इवन 2003 में 40,000 से ज़्यादा वल्चर हुआ करते थे, जो अभी केवल कुछ हज़ार तक यहाँ पर बचे हुए हैं। समझे, इसमें हम सभी स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। चलिए, कुछ भी रिवाइज़ करना है तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स कि भाई इजिप्शियन वल्चर क्या है और उसके बारे में सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए। अगला न्यूज़ आर्टिकल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टॉपिक को लेकर सीधा सीधा आप लोगों से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बन सकता है। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो ये इंडेक्स रिलीज़ हुआ है, कहोगे ये तो आता रहता है भाई। नहीं, आप इंडेक्स कि भाई दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन सा है, इसको लेकर इंडेक्स कहोगे, ये तो हम पढ़ते रहते हैं। जिसको आप पढ़ते हो वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, याद रखिएगा। और ये है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, जो हेनले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनले के अलावा यहाँ पर ये बड़े बड़े सेक्शंस पे कवर करते हैं, मतलब असली रियलिटी अगर पता चलेगा ना कि कौन से देश का कितना पावरफुल पासपोर्ट है, तो वो इस ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के माध्यम से हमको पता चलता है। अब जैसे मैंने थंबनेल भी मेंशन कर रखा है कि भाई हमारी रैंकिंग इंप्रूव होने के बजाय गिर चुकी है। एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि इंडिया की रैंकिंग कम हो जाएगी, समझ रहे हैं, और यहाँ पे रैंकिंग हमारी कम हो गई है। हम 125वें नंबर पर आ चुके हैं, जबकि पिछले साल 2025 में हम 124वें नंबर पे थे। ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए था और ऊपर जाना चाहिए था, 123वां या 122वां 120वां नंबर होना चाहिए था, बट यहाँ पे और गिर गए हैं। इस बार 2026 के अंदर में इंडिया की एक रैंकिंग और डाउन आ चुकी है और हमारी रैंकिंग है 125th, याद रखिएगा। नामीबिया, फिलीपींस, मोरक्को, उज़्बेकिस्तान, ये छोटे छोटे कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। छोटे छोटे कंट्रीज़ आपको ये देखने को मिल जाएंगे जिनके जो पासपोर्ट हैं वो इंडिया से ज़्यादा मजबूत हैं, ऐसा यहाँ पे ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स दर्शाता है। आइए बात करते हैं ये पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में और कैसे इस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। सभी कुछ मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो जब आप इसको अच्छे से देखोगे तो इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया है, सीधा सीधा देखो, वनडे एग्जामिनेशन में तो आप लोगों से रैंकिंग पूछ सकता है। तो याद रखिएगा इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में ये गिर चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है, 125th पोजीशन तक जा चुकी है, जो कि इससे पहले वाले साल में 120वें नंबर पर 124वें नंबर पर थी, ठीक है। अब होता क्या है, ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। ये इंडेक्स मेजर करता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना पावरफुल है।
ये कैसे हो सकता है? देखो, आपको पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में थोड़ा सा फ़र्क पता होना चाहिए। पासपोर्ट होता क्या है? मान लो आप इंडिया से हैं और आपने यहाँ पर डिसाइड किया है कि आपको यूएसए विज़िट करना है। तो जब आप किसी कंट्री को विज़िट करते हो तो आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले, जैसे आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो भारत का पासपोर्ट आपके पास में होना चाहिए। लेकिन आप यूएसए जा रहे हैं तो यूएसए से परमिशन लेनी है या नहीं, या बिना परमिशन लिए चले जाओगे वहाँ पर? नहीं जा सकते। तो यूएसए से आप वीज़ा लोगे, आप उससे परमिशन लोगे कि मैं आपके कंट्री में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। तो यूएसए वीज़ा अगर अप्रूव कर देगा, पासपोर्ट आपको इंडिया से मिल चुका है, तो आप रेडी हैं यूएसए जाने के लिए। वीज़ा कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके रिलेशंस भारत के साथ में बहुत अच्छे हैं और वो वीज़ा फ्री अराइवल दे देते हैं। यानी कि आपके पास में अगर भारत का पासपोर्ट है तो आप बिना वीज़ा के उन देशों में जा सकते हैं जिन देशों ने भारत के साथ मिलकर अग्रीमेंट कर लिया है कि आपके नागरिक बिना वीज़ा के भारत में आ जाएंगे, आप परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आने दो। भारत का पासपोर्ट है ना उनके पास में, आने दो, वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो वो दिखाता है कि भाई उस देश का पासपोर्ट बहुत मजबूत है कि आज भारत का पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए आप इतनी सारी कंट्री में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर वीज़ा की पावरफुलनेस को एक तरीके से और देखा जा सकता है कि भाई बेनिफिट्स ऑफ लिविंग। अगर भारत का पासपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट है, आप किसी देश में जाते हो तो वहाँ पे आपको रहने के क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं कि भाई इंडिया का पासपोर्ट आपकी कौन कितनी वैल्यू कर रहा है, वो देश उतनी वैल्यू कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आपके लिए इन्वेस्टिंग के लिए कितने ऑप्शन उस देश में खुल चुके हैं अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है। आपकी वर्किंग कंडीशंस कितनी इंप्रूव हो चुकी है वहाँ पर अगर आपके पास में भारत का पासपोर्ट है। ये सब कुछ देखा जाता है और ये सब कुछ अगर बढ़िया है तो ऑब्वियसली बात है रैंकिंग ऊपर हो जाएगी। बट इंडिया के पासपोर्ट से ना ही किसी व्यक्ति को दूसरे कंट्री में बेनिफिट्स मिल रहे हैं लिविंग सेक्टर में, रहने में ना ही कोई ज़्यादा फ़ायदा मिल पा रहा है, ना ही वर्किंग एरिया में कोई फ़ायदा मिल पा रहा है, ना ही इन्वेस्टिंग के अंदर में कोई ज़्यादा बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं। इसी वजह से हमारी रैंकिंग ये 125 नंबर पर है, जो लास्ट ईयर से भी एक रैंकिंग डाउन आ चुकी है। समझे इस बात को? अब आप लोगों से पूछेगा भाई इस ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? तो पब्लिश करने वाली बॉडी है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस, याद रखिएगा। एक रेसिडेंसी और सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म है और ये जो रैंकिंग होती है ये 3 मेजर कैटेगरीज़ के ऊपर में होती है कि भाई वहाँ पर आप कितना अच्छे से मोबिलिटी आपकी हो पा रही है, आप आराम से जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट की इजाज़त मिल पा रही है इंडिया के पासपोर्ट को रखने के बाद में, क्या आपको इंडिया के पासपोर्ट से वहाँ पे रहने में ज़्यादा सहायता हुई है या नहीं हुई है। तो इन सब सेक्शंस को देखते हुए ही यहाँ पे क्या होता है, इस हम ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स को रेडी करते हैं। तो इन कैटेगरीज़ को कैसे बांटा गया वो हमने समझा। अब जो ये इंडेक्स है ये कुछ क्वांटिटेटिव डेटा इस्तेमाल करता है। केवल यही चीज़ इस्तेमाल नहीं होता, इसमें इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, इन सब रिपोर्ट्स के अंदर में इंडिया की एग्जैक्टली क्या कंडीशंस हैं उन सब को देखते हुए भी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स को रेडी किया जाता है। तो इसी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई 2026 में 125वीं है और 2025 के अंदर में हमारी 124वीं रैंक हुआ करती थी। लेकिन अभी इसी 2026 वाले जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो टॉप कंट्रीज़ आपसे पूछ लेगी भाई बताओ टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो इस रैंकिंग में ऊपर हैं। तो इसमें सबसे पहले स्वीडन है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, फिनलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है और नेदरलैंड है। ये कंट्रीज़ हैं जो जॉइंटली एक साथ मिलकर यहाँ पर इस पासपोर्ट इंडेक्स को टॉप कर रही होती हैं, याद रखिएगा। अब कुछ भी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आप उसको रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स। गेम ख़त्म इस आर्टिकल का भी कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, इसमें क्या चीज़ें एवैल्यूएट की जाती हैं, पब्लिश करने वाली बॉडी ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन, क्या 3 चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, एनहेंस मोबिलिटी, इन्वेस्टमेंट और क्वालिटी ऑफ लिविंग को देखा जाता है। टोटल 14 इंडिकेटर्स हैं, डेटा कौन सा यूज़ होता है एंड इस बार की रैंकिंग। समझे? तो ये भी हो गया हमारा आर्टिकल समाप्त। आगे आते हैं। अब जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ फटाफट यहाँ पर। पहले तो आप लोगों ने इस प्रश्नों के आंसर देने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है जो बात करता है बिंतांग आदिपूर्णा के बारे में। तो ये जो बिंतांग आदिपूर्णा है हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, ये क्या है आपने ये बताना है। क्या ये हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है इंडोनेशिया का? क्या ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडोनेशिया का? क्या ये इंडोनेशिया का हाईएस्ट एनवायरमेंट अवार्ड है, या फिर एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो बेसिकली यहाँ पर आसियान के थ्रू दिया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दें नीचे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 2 आपके सामने प्रेजेंट है विद रेफरेंस टू इजिप्शियन वल्चर।
जो इजिप्शियन वल्चर है, इजिप्ट के अंदर में पाए जाने वाली वल्चर, इसको लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो वल्चर है दुनिया में सबसे छोटी स्पीशी है वल्चर की। सेकंड, ये वल्चर मेनली ओपन और सूखे एरियाज़ में, यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स के पास में रहना पसंद करता है। थर्ड, कि भाई ये जो इजिप्शियन वल्चर है ये केवल और केवल, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है ओनली, ये केवल और केवल जो सड़े हुए जानवर होते हैं, जो जानवर मर गया है उसकी डेड बॉडी सड़ चुकी है, केवल उन्हीं सड़े हुए जानवर को खाने का काम करता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द इजिप्शियन वल्चर विद इट्स कंजर्वेशन स्टेटस। बताओ इजिप्शियन वल्चर का IUCN स्टेटस क्या है, क्या ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। बताओ जल्दी जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, जो बात करता है ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। तो ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या इस इंडेक्स को ग्लोबल सिटीज़न सोल्यूशन के थ्रू पब्लिश किया जाता है। क्या इस इंडेक्स के अंदर में जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो केवल और केवल वीज़ा फ्री ट्रैवल के बेसिस पे ही देखी जाती है, या फिर इस इंडेक्स के अंदर में एनहेंस मोबिलिटी, इन्वेस्टमेंट और क्वालिटी ऑफ लिविंग को भी देखा जाता है, जिसके बेसिस पे पासपोर्ट्स की रैंकिंग को रेडी किया जाता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 एंड 3 ओनली, 2 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। ये रहे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। आज के सेशन में इतना ही, कम है आर्टिकल, क्योंकि फालतू की चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस नहीं करना चाहता, इस वजह से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को मैं आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं कल फिर से, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।